नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी। सुमित जी, बड़ी गहमा गहमी मची हुई है महाराष्ट्र में, तारीखों का ऐलान हो गया है। लेकिन अगर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की बात करें तो सुनने में आ रहा है कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस जो है उनके बीच में सीट के बंटवारे को लेकर बड़ा घमासान मचा हुआ है, बात बन ही नहीं रही है। बहुत कठिन परिस्थिति है दोनों पार्टियों के लिए। और उद्धव ठाकरे को 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त एक बेनिफिट दिया कांग्रेस ने कि आप मैक्सिमम सीट ले लो। उसको 21 सीट दी थी कांग्रेस ने 48 में से, और उद्धव ठाकरे सिर्फ 9 सीट जीत पाए। कांग्रेस को क्या लगा था कि उद्धव ठाकरे को आगे किया तो वो शायद बीजेपी के और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के वोट काट सकेंगे हेवीली, जो थोड़ा बहुत हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो जितना कांग्रेस को एक्सपेक्टेड था उससे बहुत कम हुआ है। रादर आप अगर परसेंटेज में देखें स्ट्राइक रेट, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना का स्ट्राइक रेट इज 43%। शरद पवार का स्ट्राइक रेट यानी जितनी सीट्स मिली थी, उद्धव ठाकरे सिर्फ 9 सीट जीते, शरद पवार को 10 सीट मिली थी, 8 सीट जीते, और 17 सीट कांग्रेस को मिली थी, उसमें से 13 सीट कांग्रेस ने जीती है। तो कांग्रेस का रफली 74% जैसा स्ट्राइक रेट है, शरद पवार का 80% का स्ट्राइक रेट है, तो इसका 43% का स्ट्राइक रेट है, यानी लोएस्ट स्ट्राइक रेट। तो अगर हम उसको 9 सीट को कन्वर्ट करें, यहाँ ऑन एन एवरेज आप देखेंगे तो एक लोकसभा सीट के अंदर में 6 असेंबली सीट आती है। तो 9 इंटू 6 इज कितना, 54 और 6 सीट्स है उनके पास, उससे ज्यादा उनका है नहीं। और दे आर आस्किंग फॉर मच मोर, दे आर आस्किंग फॉर 120 और सीट्स। और कांग्रेस ने डिसाइड किया है। तो उसमें दूसरा है कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना में, इंक्लूडिंग अपना संजय राउत फॉर दैट मैटर, उनमें इमेच्योरिटी और ब्रैशनेस बहुत हेवी है। अब जिस तरह के स्टेटमेंट्स संजय राउत ने किए, पहले तो कांग्रेस के ऊपर हरियाणा चुनाव के बाद स्टेटमेंट किए कि इंडिया अलायंस को रखना चाहिए, उसका इम्पैक्ट आपने देखा। तहसीन पूनावाला ने बता दिया उद्धव ठाकरे को कि भैया आप जो जीते हो 9 सीट, वो भी कांग्रेस के मुस्लिम वोटर्स के कारण जीते हो, आपके पास तो मराठी वोटर्स है ही नहीं। और अभी संजय राउत ने वापस एक स्टेटमेंट किया कि महाराष्ट्र के जो कांग्रेस के नेता है वो केपेबल नहीं है डिसीजंस लेने के लिए, इसलिए हर एक बात के लिए दिल्ली जाते हैं। तो अब नाना पटोले ने उसका भी रिबटल दिया है कि हम लोग हमारे नेता से बात करते हैं, आप अपने नेता से बात करते हो या नहीं हो हमें पता नहीं है। सो नाउ इसके पहले बीजेपी के साथ भी वो इस तरह से बिहेव करते थे, लेकिन बीजेपी उनको सहन करती थी। कांग्रेस जो पार्टी है वो इनको सहन करने को तैयार नहीं, इस तरह की बकवास सुनने को तैयार नहीं है। सो आई थिंक अब गर्मा गर्मी बहुत है, और मुझे जितना सुनने में आ रहा है कांग्रेस को 120 से कम सीट लड़नी नहीं है। अच्छा। और अगर हम इसकी भी देखें, क्या कहते हैं, अपने शरद पवार का, वो भी 81 सीट तो वो आराम से लड़ने वाले हैं। तो उद्धव ठाकरे को 70-80 सीट जैसा ही मिल सकता है। अब कैसे वो आगे बढ़ाते हैं। दूसरा इसमें चैलेंज ये आ रहा है, उद्धव ठाकरे वांट्स टू बिकम द सीएम, और अगर उसको सीट कम आई और उसमें कन्वर्जन और भी कम हुआ, क्योंकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड तो 50% से कम है। रादर अगर आप 2019 के इलेक्शंस भी देखें विधानसभा के, ओके, उसमें भी उसका जो स्ट्राइक रेट था दैट वाज लेस देन 50%। तो उद्धव ठाकरे को पता है कि अगर वो 100 सीट मांगेंगे तो उसको मुश्किल से 50 सीट मिलने वाली है। तो ही वांट्स टू बिकम द सीएम। अब उसमें मैक्सिमम सीट मिलेगी, जीत के आएगा तो ही वो सीएम बन पाएगा। तो ही वांट्स मोर एंड मोर सीट एट द कॉस्ट ऑफ अलायंस पार्टनर्स। पर एक चीज और है यहाँ पर कि समाजवादी पार्टी भी तो कह रही है ना, हमको भी तो 12 सीटें दो। महाविकास बराबर अघाड़ी है। मतलब नहीं नहीं, इंडी वो बराबर गठबंधन, भी है, वो भी तो मांग बराबर रहे भी है, सीटें। क्योंकि वो 12 मांग रही है। लेकिन मैं आपको बोलूं तो उसको एक अपना असलम का सीट तो नहीं मिल सकता, मालवनी का सीट नहीं मिल सकेगा उसको। दे कैन कंटेस्ट भिवंडी, फिर अणुशक्ति नगर, फिर मानखुर्द, बांद्रा ईस्ट दे कैन आस्क फॉर, कुर्ला मांग सकते हैं, लेकिन कुर्ला एक मांग सकते हैं क्योंकि वहां नवाब मलिक है, वो सब है। तो और नीचे भाईकला और वो साइड के सीट्स मांग सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी सिर्फ मुस्लिम बहुल एरिया में ही इलेक्शंस लड़ने वाली है, और उनके जो कैंडिडेट्स होंगे वो यादव नहीं होंगे, वो सिर्फ मुस्लिम्स ही होंगे।
तो सिलेक्टेड सीट्स ही है उनके पास। बुमराह देंगे नहीं क्योंकि वहां जितेंद्र आव्हाड है, तो अवार्ड है। वो मिल नहीं सकती। तो वो लोग 12 मांग रहे हैं, तो 5-6 में सेटल होने की तैयारी के साथ मांग रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। पर आप ये देखिए कि ये तो ओवैसी भी तो कूद रहे हैं, वो भी तो कह रहे हैं कि मुझे इंडी गठबंधन का पार्टनर बनाओ। अगर ओवैसी आ जाते हैं सुमित जी, फिर तो उद्धव ठाकरे की हालत बहुत खराब हो जाएगी। अरे, ही विल नॉट हैव अ फेस सेवर। वो अपना चेहरा कहीं दिखा नहीं सकेंगे, क्योंकि ओवैसी दोनों भाइयों ने जिस तरह के हिंदू विरोधी स्टेटमेंट्स किए हैं, और उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से आज तक अपने आप को हिंदुत्ववादी बता के रखा है, ओके, वो ऊपर से भले भगवाधारी हो, अंदर से सब जानते हैं हरियाली हरियाली है, लेकिन अगर ओवैसी आए तो ही विल बी इन अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और इसलिए उद्धव ठाकरे ने ओवैसी का अपोज भी किया कि उसको एमपीए में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देन सी उसके पास एक जो वोट बैंक है, दैट इज दैट कट्टर बाला साहेब ठाकरे के फॉलोअर शिवसैनिक। उन हम्म। लोग अभी तक बहुत सारे डिविएशंस एक्सेप्ट कर लिए हैं, लेकिन वी डोंट नो वेदर दे कैन एक्सेप्ट दिस डिविएशन और नॉट। लेकिन फिर अगर ये महाविकास अघाड़ी गठबंधन में उद्धव ठाकरे जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, संजय राउत जो बोल रहे हैं कांग्रेस को लेकर, आपको लगता है कि बात बन पाएगी? कहा 24 सीट है, 24 सीट के ऊपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो वो मैटर भी एक अटका हुआ है। तो इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, क्योंकि बॉम्बे के डायनेमिक्स भी काफी चेंज हो गए हैं। और बॉम्बे में अभी जिस तरह से डेमोग्राफिक चेंजेस 2.5 साल में हुए जब उद्धव ठाकरे सीएम थे, उसका बेनिफिट कांग्रेस और एनसीपी को ज्यादा हो रहा है। उद्धव ठाकरे विल हैव टू डिपेंड ऑन देम टू गेट सीट्स। आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा लोकसभा चुनाव के वक्त का। एक पर्टिकुलर एमपी थे, और उद्धव ठाकरे सेना में थे, और जब उद्धव ठाकरे अलग हो गए तो वो भी ऑफकोर्स बीजेपी से अलग ही थे। उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने भर भर के बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या को बसाया था। उसके बाद में उन्होंने पलटी मारी 2.5 साल के बाद। बाद में उनको यहाँ महायुति से उनको टिकट मिली, ओके, फ्रॉम एकनाथ शिंदे सेना। और वो हार गए क्योंकि उन्होंने जिनको बसाया था, जिसके कारण डेमोग्राफी चेंज हुई थी, वो तो इसको वोट करने वाले नहीं थे। ये एक बहुत बड़ा इश्यू बॉम्बे के अंदर हो गया, विच इज नॉट जस्ट अ इलेक्टोरल इश्यू और सोशल इश्यू, इट इज अ नेशनल सिक्योरिटी इश्यू। कि डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, उसका बेनिफिट अब कांग्रेस एनसीपी को मिलने वाला है। उद्धव ठाकरे हैज टू डिपेंड ऑन देम। और अब उद्धव ठाकरे जो मांग रहे हैं वो कितना जायज है, वो तो आई थिंक सिर्फ कांग्रेस और एनसीपी जानते हैं कि कितना जायज है। पर एक चीज और है ना कि शरद पवार तो कहीं ना कहीं अंदर खाने ही चाहते हैं कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले बने वहां पे मुख्यमंत्री। वो उद्धव ठाकरे को क्यों बर्दाश्त करेंगे? उद्धव ठाकरे तो पिछली बार इसलिए बन गए थे क्योंकि उस वक्त मजबूरी थी। वो चाहते थे कि सरकार बने कांग्रेस के साथ। तब शरद पवार ने कांग्रेस को मनाया था 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद। तब तो मजबूरी में उद्धव ठाकरे को बना दिया गया था, लेकिन अब तो कोई मजबूरी है नहीं। और अगर लोकसभा चुनाव के हिसाब से चले तो भी स्ट्राइक रेट कितना कम है उद्धव ठाकरे का। पता नहीं क्यों इतने उछल कूद मचा रहे हैं वो। सी, तभी डिफैक्टो सीएम तो शरद पवार जी थे। हम्म। उद्धव ठाकरे ने सिर्फ 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन मंत्रालय में हाजिरी लगाई थी, हम्म। ताकि वो घर के बाहर भी नहीं निकले थे। और एक फोटोग्राफ सर्कुलेट हो रहा था हम्म। मराठी मीडिया सर्कल्स में, जिसमें सुप्रिया सुले जी उद्धव ठाकरे के सीएम के चेयर पे बैठी थी, और वो आजू बाजू उनके लोग थे, एंड शी वाज सिटिंग लाइक वर्चुअली अ सीएम। और वो फोटो सर्कुलेट भी हुई थी। आप शायद कोई, यानी अभी मेरे पास वो नहीं है मेरे व्हाट्सएप पे, तो मुझे लेकिन याद दैट आ हैज गया। गॉन वेरी वायरल। मैंने देखी थी वो फोटो, मुझे याद आ गया। हाँ। तो और दूसरा क्या था, अजीत दादा पवार इज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। हम्म। उनको गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस प्रोसेसेस सिस्टम्स, ब्यूरोक्रेट्स को कैसे हैंडल करना, वो सब बहुत अच्छे से आता है। हम्म। उद्धव ठाकरे का तो ये एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो आई डोंट थिंक कि उद्धव ठाकरे को इस वक्त, तो शरद पवार ने भी एक स्टेटमेंट मारा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पॉइंट निकाला इसलिए याद आया। शरद पवार ने एक स्टेटमेंट मारा, पहले वो स्टेटमेंट किया था कांग्रेस ने कि जो सबसे ज्यादा सीट ले जाएगा सीएम उसका रहेगा।
बाद में शरद पवार जी ने भी वही बोला कि जिसकी ज्यादा सीट सीएम उसका। तो उसके बाद में उद्धव ठाकरे दिल्ली में कैंपिंग किया था, आपको तो पता होगा। संजय राउत के घर पे रह के उसने सोनिया गांधी और राहुल गांधी की अपॉइंटमेंट की थी, वो सब हुआ था। तो उसको तब कुछ दाल नहीं गली है, तो ही रियलाइज के नथिंग इज हैपनिंग इन दिल्ली। तो he has realized that his fate is that he cannot become the CM। और सुप्रिया सुले भी सीएम नहीं बन सकती, क्योंकि हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इस वक्त आएंगे तो कांग्रेस को आएंगे। क्योंकि एक तो कांग्रेस का विदर्भ में बहुत अच्छा रिवाइवल हुआ है, एक्सट्रीमली गुड रिवाइवल। नॉर्दर्न महाराष्ट्र में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, मराठवाड़ा में भी उनका डिसेंट है। तो ओवरऑल आई डोंट थिंक कि शरद पवार विल वांट सुप्रिया सुले, रादर ही विल वांट टू बी अ किंग मेकर के यहाँ सब मैं संभालता हूँ, सीएम आप रखो लेकिन मैं महाराष्ट्र संभालूंगा। तो वो सोनिया गांधी के साथ उस तरह के डील करेंगे रादर देन फोर्सिंग सुप्रिया सुले। पर आपको याद होगा कि अभी जो स्टेटमेंट दिया है संजय राउत ने, क्या कहा है कि जी बड़ी बड़ी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, अभी लोकसभा चुनाव में भी जो जीत हुई है उसका सबसे बड़ा श्रेय तो जो क्षेत्रीय पार्टियां उनको जाना चाहिए, और क्षेत्रीय पार्टियों को ज्यादा तरजीह देनी चाहिए राष्ट्रीय पार्टियों को। तो एक तरह से वो कांग्रेस को ही सुना रहे थे। वो कांग्रेस को ही सुना रहे थे, संजय राउत ओपनली कांग्रेस को सुना रहे थे। और उसमें उसकी इमेच्योरिटी दिखाई देती है, क्योंकि इस तरह की बातें कभी पब्लिक में नहीं होती है। एंड ही हैज ऑलवेज यूज्ड पब्लिक प्लेटफॉर्म टू हैंडल यू नो इंटरनल डायलॉग। लोग बीजेपी के साथ थे उस वक्त भी, पीएम मोदी को लेकर, अमित शाह को लेकर कैसी कैसी बातें सामना में लिखते थे। एग्जैक्टली। रादर आप देखेंगे 2014 से 19 उन लोग बीजेपी के साथ अलायंस में थे, लेकिन बीजेपी के अगेंस्ट में ही रहते थे। और अनाप शनाप कुछ भी सामना में लिखा जाता था, अनाप शनाप बोला जाता था प्रधानमंत्री जी के अगेंस्ट में, देवेंद्र जी के अगेंस्ट में, भाजपा के अगेंस्ट में। गुजरातियों के बारे में भी तब काफी गंदी गंदी चीजें बोली गई थी गुजरात के विरुद्ध में। यानी देयर नो दो स्टेट आपस में इस तरह से खराब भाषा में बात नहीं करते हैं। उनको लगा था सिर्फ मोदी जी भाजपा का एक हेरिटेज रहा है, क्योंकि उन्होंने बाल ठाकरे को भी बहुत रिस्पेक्ट दिया है कि चलो जाने दो माफ करते हैं, जाने देते हैं। कांग्रेस ने पहली बार जब लॉकडाउन के वक्त गवर्नमेंट बनी थी इनकी 2.5 साल की, और संजय राउत ने कोई स्टेटमेंट मारा तो कांग्रेस ने फटाक से उसे माफी मंगवाई और स्टेटमेंट विड्रॉ करवाया। उनको डांट डांट पड़ी थी। सो ही इज नॉट चेंज फ्रॉम दैट, क्योंकि उसका जो एटीट्यूड है, ही बिलीव दैट आई शुड बी अ कन्फ्रंटेशनिस्ट फॉर एन ऑल। अगर मैं साथ में भी हूं तो भी मैं अगेंस्ट में ही रहूंगा, सो दैट आई कैन एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम आउट ऑफ यू। ये उसका माइंडसेट है, और ये ओवरऑल शिवसेना का माइंडसेट रहा है। अगर हम एनडीए के गठबंधन की बात करें तो बीजेपी, शिंदे शिवसेना और एनसीपी अजीत दादा वाली, इन सब में तो सीटों का बंटवारा हो चुका है, सब कुछ सही यस, सलामत है। क्योंकि बहुत पिछले एक दिन पहले भी देर रात तक पूरी बैठक हुई है। वो तो आपके यहाँ दिल्ली में ही हुई थी बैठक अमित शाह जी के घर पे। जी। रादर मैंने आपको पिछले हफ्ते जब अपनी बात हुई थी, मैंने आपको बोला था कि सीट शेयरिंग का नंबर कुछ 153 फॉर बीजेपी, 81 फॉर शिवसेना एंड 54 फॉर एनसीपी अजीत पवार, इस तरह से रहेगा। और आज जब नए नंबर्स आए हैं तो इट इज 151, 84 एंड 53। तो इट इज वेरी क्लोज टू व्हाट वी एक्सपेक्टेड। और व्हाट जो मुझे मेरे सूत्रों से पता चला था उसके बहुत क्लोज में ही आया है, क्लियरली वही लेवल पे। एक्चुअली शिवसेना ने, एकनाथ शिंदे ने 120 सीट मांगी थी, और अमित शाह जी ने उसको सामने एक डॉसियर दिया जिसमें हर एक कैंडिडेट का सर्वे का डिटेल्स था, रिपोर्ट था। और उसमें से कुछ 60 से 70 मुझे सुनने में आया, मिनिमम 60 से 70, शायद ज्यादा भी होंगे, उतने कैंडिडेट का तय था कि वो हारने वाले हैं। तो अमित शाह जी ने ये भी बोला कि आप आज के बाद जो भी आपको सीट्स दी जाए, लेकिन कैंडिडेट जो होगा इट हैज टू बी म्यूचुअली अप्रूव्ड। यानी आप अकेले, यानी आपको सीट दे दी है तो आप अकेले डिसाइड करेंगे, वो पॉसिबल नहीं रहेगा एक्सपोर्ट। और उसका पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि लोकसभा या चुनाव के वक्त थाना की सीट जिस तरह से दी गई थी, साउथ बॉम्बे की सीट जिस तरह से दी गई थी, साउथ बॉम्बे के कैंडिडेट वाज वेरी कंट्रोवर्शियल। यानी वो उद्धव सेना के साथ थे तब उन्होंने जिस तरह के कर्म किए थे, वो तो हाउंड होने ही थे वापस।
तो पीपल वर डिससेटिस्फाइड, यानी बहुत लोगों ने तो भाजपा के वो, क्योंकि साउथ बॉम्बे में अगर आप डेमोग्राफिक देखेंगे तो ऐसे बोले तो गुजराती मारवाड़ी मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास इज वन सेगमेंट, महाराष्ट्रियन इज वन सेगमेंट, एकदम जो साउथ बॉम्बे का इलीट हाई सोसाइटी है दैट इज वन सेगमेंट, एंड मुस्लिम्स, और चारों नियरली इक्वल परसेंटेज में है। तो मुस्लिम्स तो वोट करने वाले नहीं थे। साउथ बॉम्बे और जो गुजराती मारवाड़ी लोकेलिटीज है उनको बलजबरी से मजबूरी से वोट देना था। ओके, तो इतना करने के बाद भी बीजेपी के साथ है, शिवसेना के साथ, शिवसेना की टिकट मिली है तो उसको वोट देना पड़ेगा, वैसे वाले कंपल्शन में हुआ है। तो देयर वाज अ फीडबैक गिवन कि आज के बाद कैंडिडेट्स का भी शॉर्टलिस्टिंग होना चाहिए कि ढंग का कैंडिडेट खड़ा किया जाए, नहीं तो गलत कैंडिडेट्स खड़े होंगे तो एकनाथ शिंदे के तरफ से तो उसका भी इफेक्ट भाजपा को ही होना है। तो बिल्कुल। शायद दैट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड, और अमित शाह जी ने बोला है कि अब यंग और फ्रेश फेसेस रखो जिसका क्रेडिबिलिटी हो, एजुकेटेड फेसेस रखो। सो समवेयर देयर इज अ सिस्टम, आई बिलीव के अंदर वेटिंग ऑफ अलायंस पार्टनर्स कैंडिडेट्स इज आल्सो स्टार्टेड। यानी कि अगर एनसीपी अजीत पवार वाली अगर वो भी कैंडिडेट उतारेंगे तो उसमें भी सबकी रजामंदी होनी जरूरी है, क्योंकि अगर हम आई लोग थिंक सो। बात करें कि शिंदे की शिवसेना को अगर जो सीटें दी गई थी उन पर भी हारे, उसका उसका खामियाजा भी तो एक तरह से बीजेपी को भुगतना पड़ा। और फिर अगर हम देखें कि बारामती की सीट जिसके लिए लाया गया था अजीत पवार को, वो सीट भी वो नहीं जिता पाए, जबकि बीजेपी ने तो पिछले 5 ही साल से ऑपरेशन बारामती शुरू करके रखा था, तो वो फायदा भी नहीं हुआ। तो ऐसे में तो उन पर भी लागू होगा ना कि एनसीपी भी कोई भी कैंडिडेट कम से कम बीजेपी को पूछे बिना खड़ा नहीं कर सकती। उसमें दूसरा क्या हुआ, बारामती में शरद पवार जी ने अजीत दादा को बारामती में पूरा अटका दिया, हम्म। और ये इंश्योर्ड कि अजीत दादा कैन नॉट मूव आउट ऑफ बारामती, और सिर्फ एक रायगढ़ का सीट उनको मिला जो ये तटकरे का सीट है, बाकी सब सीट से लॉस्ट आउट ड्यू टू दैट। एंड अजीत पवार को भी रियलाइजेशन हो गया कि इट इज अ वेरी डिफिकल्ट अपहिल टास्क फॉर एनसीपी इटसेल्फ, कि ये जिस तरह से पूरा अभी माहौल बन गया है, he will have to defend and get seats, नहीं तो there is some problem with him, क्योंकि नहीं तो his existence in the alliance is also a challenge। पर एक वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि अजीत पवार को लेकर बड़ी ऊहापोह की स्थिति भी रहती है बीजेपी के अंदर, कि उनको लेना शायद फायदेमंद नहीं हुआ। जिस फायदे के साथ उनको लिया गया था सोच कर कि इतना फायदा बीजेपी को मिलेगा लोकसभा चुनाव में, वैसा फायदा तो नहीं मिला एनसीपी के आने से। और फिर बार-बार ये आरोप लगता है कि पहले खुद बीजेपी ने कहा कि 70,000 करोड़ का घोटाला है, फिर उनको अपनी पार्टी में ले लिया। ये सब भी तो सुनने को मिलता है। तो ग्राउंड लेवल पर अगर हम उतरे तो वहाँ पर तो कार्यकर्ताओं के बीच में ऊहापोह होता होगा ना कि क्यों लिया गया उनको? एक्चुअली दूसरा क्या है मालूम है, जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, अभी मेरे पास 1 घंटे के पहले एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुँ, कि 19 पेज का डॉक्यूमेंट है कि हर हुँ, एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में तीनों पार्टी के कोऑर्डिनेटर का नाम और फोन नंबर दिया गया है। हुँ, तो एक चीज 2024 के लोकसभा चुनाव में पता चला कि तीनों पार्टी के आपस में जो कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए वो वो दिखाई थी नहीं नहीं। दी थी नहीं। और मैंने आपके साथ जब पहला शो किया था उसमें मैंने आपको एक स्टेटमेंट कहा था कि एकनाथ शिंदे के बारे में भाजपा में व्यू है कि वो एक दुल्हन है जो दहेज के बिना आई है, क्योंकि वो आए लेकिन नीचे काडर नहीं आया है। हुँ, वो फाइनली मीडिया में भी आने लग गया है, और एक बीजेपी के एमपी कैंडिडेट जो हार चुके हैं हुँ, इलेक्शन लोकसभा के, उन्होंने भी बोला है कि नीचे सैनिक नहीं आए हैं एकनाथ शिंदे के साथ। तो देयर वाज नो कोऑर्डिनेशन, देयर वाज नो सपोर्ट फ्रॉम एकनाथ शिंदे ऑन द ग्राउंड। हुँ। दैट इज द सिचुएशन राइट नाउ, एंड नाउ इट इज इन मीडिया। तो मुझे जो लग रहा है अब उनको मेहनत भी करनी पड़ेगी, दे विल हैव टू ब्रिंग अबाउट अ बेटर कोऑर्डिनेशन, जिससे 5, 10, 15 हजार जितने भी वोट आ सके, 50 हजार नहीं है तो एटलीस्ट 15 हजार वोट आए। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग राइट। क्योंकि देखिए अगर बीजेपी 151 सीटों पर लड़ रही है, इसीलिए बीजेपी ने खुद के लिए ज़्यादा सीटें रखी हैं, क्योंकि उनको हो सकता है कि ये बात कि वो बिना दहेज वाली दुल्हन है शिंदे के लिए, वो कहीं न कहीं उनको सटीक लग रही होगी। लेकिन जिस तरीके से तेवर दिखाते हुए शिंदे ने ज़्यादा सीटें माँगी थी, मतलब वो भी अपने आप में ऐसा लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी एनडीए के अंदर दूसरा उद्धव ठाकरे उठकर खड़ा हो जाए।
नहीं, उसमें दूसरा भी है, ये 151 सीट है, हम्म। उसमें से एटलीस्ट 15 एक सीट्स तो छोटी छोटी जो पार्टियां हैं उनको जाएगी। तो बीजेपी के हाथ में 135 140 सीट मुश्किल से आएगी, और उसमें से उसने मैनेज करना है, बाकी छोटी छोटी जो पार्टी है उसको जाएगी। अब एकनाथ शिंदे को तो पता है कि ही विल रिमेन द सीएम, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक तो वो मराठा है, हम्म। और जिस तरह का महाराष्ट्र का राजनीति है, ओके, यहाँ ब्राह्मण द्वेष इतना हेवी है कि आदमी अच्छा काम करने वाला सीएम हो, लेकिन अगर वो ब्राह्मण होगा तो उसके ऊपर बहुत द्वेष दिखाया जाएगा। आज देवेंद्र जी ने जो परफॉर्मेंस किया है एज द सीएम, इट इज अमेजिंग। He हम्म। has been one of the best administrators that Maharashtra got since 1960. लेकिन उसके काम में एक भी दोष नहीं निकाल सकते। तो प्रॉब्लम क्या है? अरे ये तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का ये, ब्राह्मण का वो। आदमी का काम में एक भी नुक्स नहीं निकाल पाए देवेंद्र जी के। तो उनकी जाति पे अटैक किया गया है, और बाद में वो तो यहाँ 50 साल 60 साल में मेन स्ट्रीम हो चुका है कि ब्राह्मण द्वेष इज द मेन स्ट्रीम पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ महाराष्ट्र। पर सुमित जी, जिस वक्त एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया था वो हालात और थे। तब भी ये बात उठी थी, बीजेपी के बहुत से लोगों को ये बात पसंद नहीं आई थी कि देवेंद्र को क्यों नहीं बनाया गया सीएम। और अगर अब जब फ्रेश चुनाव हो रहे हैं और उसमें भी आपको लग रहा है कि एकनाथ शिंदे को पता है कि वो सीएम बनकर आएंगे, तब तो मुझे लगता है बीजेपी के कैडर को और ज्यादा निराश होने की जरूरत है। सी, मैं सच बोलूं तो सिर्फ कहानी सपोर्टर्स को भी निराशा रहेगी। तब भी हम्म। हम लोगों को बहुत शॉक लगा था, क्योंकि वी आर ऑल एक्सपेक्टिंग देवेंद्र जी टू बिकम द सीएम। फिर बिल्कुल। जब स्टेटमेंट आया कि एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया है, तो इट वाज अ बिग शॉकर फॉर ऑल ऑफ अस आल्सो एज पार्टी सपोर्टर्स, एज पीपल हु फॉलो बीजेपी वेरी क्लोजली, कि हम्म। ये कैसे हो गया, क्योंकि 105 सीट वाली पार्टी डिप्यूटी सीएम रहती है, 40 सीट वाली पार्टी को सीएम मिलता है, और दोनों को 9-9 ही मिनिस्ट्रीज मिलती है। तो ये तो कुछ जायज बात है नहीं। हम्म। रादर मैं मुझे ये भी सुनने में आया है कि अमित शाह ने एकनाथ शिंदे को यहाँ तक बताया कि आपके कारण भाजपा के एमएलए को, आपको सीएम बनाने के लिए भाजपा के एमएलए ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है। तो ये डेफिनेटली दुख की बात है। अब आखिर में क्या होगा, क्योंकि अगर देवेंद्र जी को वापस लेके आए तो जो महाराष्ट्र का वातावरण है, राजनीतिक वातावरण, तो जो ब्राह्मण द्वेष है, अटैक्स उसके ऊपर चालू हो जाएंगे वापस। सो दैट इज समथिंग विच इज नॉट वेरी हेल्थी। तो और अभी ये बीजेपी के सपोर्टर्स और कैडर को पता है कि देवेंद्र फडणवीस सीएम नहीं बनेंगे अगर एनडीए जीत भी जाती है। नहीं, आई थिंक दे हैव टेकन इट फॉर, दे हैव एक्सेप्टेड इट। ऑफ कोर्स इट इज, एक्सेप्ट कैसे करना है, कि अब मजबूरी में एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, और लोगों को पता भी है, जिनको समझ में आ रहा है उनको पता भी है कि कारण क्या है, मजबूरियां कहाँ है, जात पात के पॉलिटिक्स की जो मजबूरी है। एकनाथ शिंदे को अगर डेप्यूटी रखा और वापिस वो हिलने लगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगा, स्टेबिलिटी का भी एक सवाल आ जाता है। तो लेकिन ऑल फिर दो, लेकिन फिर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दूसरा उद्धव ठाकरे इन्होंने खुद ब खुद खड़ा कर लिया एकनाथ शिंदे की शक्ल में। एग्जैक्टली एग्जैक्टली यू सेड इट, अंजू जी, आपने कह दिया है, वी आर क्रिएटिंग अनदर उद्धव ठाकरे, एंड दैट टू अ पर्सन हु इज बिलीविंग इन सेल्फ एंटाइटलमेंट। हम्म। जब तो मैं मराठा हूं तो मैं सीएम बन जाऊंगा, ये ऐसी उनकी वाली बात। स्टेटमेंट सुनिए ना कि ये दाढ़ी वाला बहुत से लोगों की नजर में चुभ रहा है, इस दाढ़ी वाले को लोग सीएम नहीं बनाना चाहते, ये भी तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया। किसने? एकनाथ शिंदे ने। वेल, ये ये दाढ़ी वाला सीएम लोगों की आंखों में बहुत चुभता है। वेल अब क्या है मालूम है, ये सब पब्लिक में जो चीज नहीं बोलनी चाहिए वो सब बोलने की एक आदत लग गई है, एंड फाइनली दे कम फ्रॉम द सेम कल्चरल बैकग्राउंड, बीट उद्धव या ये, तो कहीं जो चीज नहीं बोलनी चाहिए वो बोल देते हैं। एक जो ओबीसी का वो आरक्षण, मराठा आरक्षण को लेकर जो धरना प्रदर्शन देते हैं जरांगले, उनके साथ भी कहीं कोई सांठगांठ चल रही है एकनाथ शिंदे की पार्टी की। एकनाथ शिंदे के पार्टी का एक बंदा दिखाई दिया था, मनोज जरांगे पाटिल के साथ, और फोटो भी वायरल हुई है, और उसके कारण भी डिबेट चालू हुआ है कि क्या मस्ती चल रही है, व्हाई इज एकनाथ शिंदे एंगेजिंग विद जरांगे पाटिल। हम्म।
क्योंकि हाँ, जरांगे पाटिल तभी एक्टिव होता है जब देवेंद्र आजू बाजू होता है। 2.5 साल में वो तो टोटल शांत था जब उद्धव ठाकरे सीएम थे, अचानक हुँ, कैसे एक्टिव हो गया? कहीं न कहीं कुछ खिचड़ी पक रही है। यस। अब क्या है वो चलिए, खिचड़ी वो समझ में नहीं आ रही है, लेकिन कुछ तो देखिए चल रहा है। कुछ तो चल रहा है। देखिए राजनीति तो जितनी दिखती है ना सुनील जी, उतनी नहीं होती है। बहुत कुछ पर्दे के पीछे भी होता है। और अगर एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे को एक तरह से धोखा देकर अलग आ सकते हैं, तो वो दोबारा ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है। राजनीति एग्जैक्टली। है ना, वो अगर वो शिवसेना को तोड़ सकते हैं, तो फिर आगे के रास्ते भी उन्होंने अपने लिए खोल के रखे होंगे। लेकिन ये तो बीजेपी को देखना है कि अगर वहाँ पर मेजॉरिटी आती क्या होता है, उसके बाद तस्वीर कुछ अलग भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल तो ये है कि एनडीए में कम से कम सीटों का बँटवारा शांतिपूर्ण तरीके से हो गया है, तीनों ने बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। लेकिन जो अ, महाविकास अघाड़ी गठबंधन है, अभी तक उठा-पटक तो वहाँ चल रही है। तो चलिए देखते हैं वहाँ पर कब तक सीटों का बँटवारा होता है और उद्धव ठाकरे और संजय राउत जिस तरह की बातें बोल रहे हैं, उनका कितना खामियाज़ा उनको भुगतना पड़ता है। लेकिन आपने विस्तार से जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते अंजू जी, धन्यवाद।